सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 16 मई को। तो हर साल 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे के रूप में मनाया जाता है। अब अगर बात करें कि 16 मई को ही क्यों मनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, एक अमेरिकी इंजीनियर थे जिनका नाम था थियोडोर मैनन। उन्होंने पहली बार लेजर का सफल परीक्षण किया था लेबोरेटरी में 16 मई 1960 में। इसीलिए 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। देखो यहां से आपका एक स्टैटिक प्रश्न भी कवर हो गया कि लेजर का इन्वेंशन, उसका आविष्कार किसने किया था। तो आंसर होगा थियोडोर मैनन ने। और वैसे लेजर की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इस बार इसकी थीम है लाइट इन अवर लाइव्स। पहली बार इस दिन को 16 मई 2018 में मनाया गया था। अच्छा, जैसे अब लेजर का नाम हमने लिया, हमारे माइंड में दो प्रश्न क्लिक करने चाहिए जो करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे। एक तो प्रश्न ये है कि अभी डीआरडीओ ने अभी भारत के पहले लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम है दुर्गा 2। और उससे पहले अभी यूके ने अपने लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्रैगन फायर। तो ये तो हमने बात कर ली अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस की। वैसे 16 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे। डेंगू ये मच्छर के काटने से होता है। और कौन से मच्छर के काटने से? एक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से, जिसे आप बोलते हो एडीज एजिप्टीज। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है, आप बताएंगे कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। मलेरिया किस मादा मच्छर के काटने से होता है, मतलब संक्रमित मादा मच्छर के काटने से, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ पाया जाएगा। तो उस मादा मच्छर का नाम आपको बताना है। और हमारा लक्ष्य क्या है मलेरिया को खत्म करने का। ये 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिए एक ही प्रश्न में। और इसकी थीम भी है डेंगू रोकथाम एक सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेदारी है। वैसे 16 मई को एक और दिवस आप नोट कर लो यहीं पे, सिक्किम का स्थापना दिवस। ये भारत का 22वां राज्य बना था उस वक्त। तो 16 मई से संबंधित 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एक तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, एक नेशनल डेंगू डे और एक सिक्किम का स्थापना दिवस। तो ये तीनों एक साथ याद रखेंगे आप। और इन्हें याद रखना आसान है। देखो मैं याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं, ऐसे याद रख लो, बस एक याद रख लो डेंगू, या तारीख को भी ऐसे याद रख लो कि जब मैं 16 साल का था तो 16 मई हो जाएगा। जब मैं 16 साल का था तो मुझे डेंगू हुआ था। आप किसी को बता रहे हो, सिर्फ याद रखने के पर्पज से बता रहा हूं। जब मैं 16 साल का था तो मुझे डेंगू हुआ था, और डेंगू होने के कारण मैं हो गया बीमार, यानी कि सिक। डेंगू होते हैं तो सब बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। बीमार को अंग्रेजी में हमने बोला सिक। फिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए और डॉक्टर ने लेजर से मुझे ठीक किया था। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा ये लेजर ले, अब जब भी डेंगू का मच्छर दिखेगा ना इस लेजर से मार देना। तो इस तरह से कुछ भी अपने हिसाब से स्टोरी बना लो ताकि तीनों को रिलेट हो जाए और आपको याद रहे। चलो अभी मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज में एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ बोलना। तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी होता है इसी दिन। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को कोयला खनिज दिवस। 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और अभी 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया था। और अभी 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया था। तो ये मई के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में कमला बेनीवाल का निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली मंत्री थी। तो आंसर होगा इसका राजस्थान। तो राजस्थान की ये पहली महिला मंत्री थी, कमला बेनीवाल इनका नाम था। कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी ये। अभी 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू के गोगिर गांव में हुआ था। और इसके अलावा वे गुजरात की और उससे पहले मिजोरम और त्रिपुरा की गवर्नर भी रह चुकी हैं। वैसे वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है जब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। और गुजरात में जब मुख्यमंत्री रहा करते थे कौन, नरेंद्र मोदी, उस समय वो वहां की गवर्नर हुआ करती थी। आपको बता दूं उन्होंने 15 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। तो इनका नाम याद रखना, कमला बेनीवाल इनका नाम है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मैं आपको पॉइंट्स रिवाइज कराऊंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपको याद भी होंगे। जैसे कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछेंगे तो मीरा कुमार है। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो सुचेता कृपलानी है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछेंगे तो इंदिरा गांधी हो गई। भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट पूछोगे तो प्रतिभा पाटिल हो गई।
भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री पूछोगे तो अमृत कौर हो गई। अच्छा, ये जो मैंने आपसे ऊपर पूछा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये किस राज्य की थी आप सबको बताइए? उत्तर प्रदेश। बाकी आगे बढ़ेंगे कि भारत में पहली महिला कैबिनेट मंत्री हो गया हमारा अमृत कौर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन रही? फातिमा बीवी। इनका भी निधन हो चुका है। अभी कौन सा पद्म पुरस्कार इनको मिला था? तो पद्म भूषण। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस तो अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य में बन सकती है। कौन? बीवी नागरत्न। और उसी तरह से हाई कोर्ट में बात करेंगे तो पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ रही है हिमाचल प्रदेश से, और पहली महिला जज ये अन्ना चांडी रही है केरल से। तो इनको भी ध्यान रखना। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो एक इत्तेफाक देखिएगा, आज का जो आपका रिवीजन वाला वीडियो अपलोड हुआ है ना, उसमें भी इसी तरह का एक कोई प्रश्न था। शायद वो ये था कि अभी पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, पंजाब प्रांत में जो बनी थी, आपको याद होगा, शायद एक आध महीने पहले हमने पढ़ा था। तो उस प्रश्न में मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स वहां पर भी रिवाइज कराए थे, और यहाँ पे भी इस तरह का प्रश्न बना तो मुझे लगा यहाँ पे भी रिवाइज करा दूं। ये इत्तेफाक है। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस वीडियो को इस क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि अगर आप पिछले 6 महीने का या पिछले 4 महीने का, अभी तो हम 2024 से स्टार्ट कर रहे हैं यानी कि जनवरी से, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं पिछले 4.5 महीने में, वो वन लाइनर फॉर्म में अगर हमारे साथ रिविजन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपकी एक अलग से क्लास लेता हूँ। 12-13 मिनट की वो मुश्किल से क्लास होती है, डेली होती है। कभी कभार मुझे टाइम नहीं मिलता तो नहीं हो पाती, लेकिन आप मान के चलें डेली होती है। तो वो क्लास आप अटेंड करें, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का नहीं पढ़ेंगे तो वो भूल जाएंगे। फिर आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आप पीछे का कंटेंट भूलते जा रहे हो तो ऐसे स्टूडेंट जो खुद से रिवीजन नहीं कर पा रहे, खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे, या खुद से रेगुलर नहीं है करंट अफेयर्स का रिवीजन करने में, तो वो क्लास आपके लिए रामबाण है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। इस तरह का ब्लैक कलर का उसका थंबनेल है, तो जरूर आप देखें। उसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए इसकी क्विज बनाई जाती है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। नई वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा जिसका लोगो ग्रीन कलर का है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा सुनील छेत्री। तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आपको बता दूं, सुनील छेत्री ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत साल 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी, और आप कह सकते हो वे दुनिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में चौथे स्थान पर हैं। 94 गोल हैं, इंटरनेशनल गोल इनके नाम है। इन्हें 2011 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 2019 में पद्मश्री मिल चुका है। अच्छा, फुटबॉल की अगर बात करते हैं तो एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? याद रखना 11 होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो ये बनेगा फुटबॉल से कि वर्ल्ड फुटबॉल डे ये हम कब मनाएंगे? 25 मई को। और एक और प्रश्न याद रखना कि भारत और कुवैत के बीच फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच ये भारत में कहां पर होगा? भारत में होगा पहली चीज तो, और कहां पर होगा? हैदराबाद में होगा। और किसके लिए क्वालिफायर मैच है ये? अभी 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे 3 देशों में होंगे, आपको बताइए, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। अच्छा, संन्यास ले लिया कुछ और खिलाड़ियों ने भी, अभी करंट अफेयर्स में पढ़ा था हमने। कुछ एक मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेम्स एंडरसन, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के, संन्यास ले लिया। कॉलिन मुनरो ने बात करी हमने, क्रिकेट के प्लेयर है, न्यूजीलैंड से आते हैं, संन्यास ले लिया। साई प्रणीत भारतीय बैडमिंटन प्लेयर है, संन्यास ले लिया। और इसी तरह से जापान के एक फेमस, या यूं कहूं कि विश्व फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं ये, केंटो मोमोटा, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। और सौरव घोषाल, ये भारतीय स्क्वैश प्लेयर है, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक साथ आपको रिवाइज करवा दिया, यहाँ पे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पोर्टेबल हॉस्पिटल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा भीष्म। अच्छा, भीष्म की फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित और मैत्री। तो अभी भारतीय वायुसेना ने भीष्म नाम से एक पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है। ये पोर्टेबल क्यूब्स एक प्रकार का पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल मतलब क्या हो गया? जिस चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो। तो इस पोर्टेबल अस्पताल की मदद से आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों की मदद के लिए जरूरी इलाज की सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। जैसे कहीं पे कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो वहाँ पे इंस्टेंट सहायता चाहिए होती है, हॉस्पिटलिटी चाहिए होती है। अब वहाँ पे एक एक लोगों को उठा करके लाओ फिर हॉस्पिटल ले जाओ, उससे अच्छा है कि वहीं पे हॉस्पिटल लेकर के आ जाओ। या कहीं युद्ध चल रहा है वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी भारतीय वायुसेना ने इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया? आगरा में किया।
इसे लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से इस पोर्टेबल अस्पताल को जमीन पर लैंड कराया दो पैराशूट की मदद से। और फिर जब इसको लैंड करा दिया तो इन क्यूब्स को जोड़ करके 12 मिनट में अस्पताल बन करके तैयार हो गया। ये वाटर प्रूफ है और बेहद हल्का है। इतना हल्का है कि इसे ड्रोन की मदद से आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो ये हमारे देश का पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है, याद रखना। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे हम आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, या कुछ भी एक इंपॉर्टेंट नोट आप समझ लो, मतलब कुछ पुराना याद दिला रहा हूँ मैं आपको। पिछले साल की ये बात है, अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे क्रैक एग्जाम में, तो ये न्यूज़ हमने पढ़ी थी। और हमने ही नहीं, जब ये न्यूज़ भाई आई थी तो सबने पढ़ाई होगी जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। तो क्या न्यूज़ थी, सुनो। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, इसे गुरुग्राम में लॉन्च किया था, हमने पढ़ा था के तहत। और उस वक्त मैंने आपको नाम बताया था आरोग्य मैत्री क्यूब, उसका नाम था। पर अभी जो मैं आपको न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस अस्पताल का, इस पोर्टेबल अस्पताल का नाम भीष्म है। क्योंकि अभी सभी न्यूज़ आर्टिकल में, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, इसी नाम का जिक्र है, भीष्म का ही जिक्र है। इसे भीष्म हॉस्पिटल कहा जा रहा है। तो मैंने भी आपको वही बताया है। और साथ में मैंने आपको पिछले साल वाली न्यूज़ भी बता दी है कि उस वक्त इसका नाम बताया गया था आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसे गुरुग्राम में लॉन्च किया था भीष्म प्रोजेक्ट के तहत। तो देखो, मैंने आपको दोनों पॉइंट बता दिए हैं। ये पॉइंट अभी आपको कोई नहीं बताएगा, आपको क्रैक एग्जाम चैनल पे बता दिए गए हैं। क्यों बता दिए वो भी मैंने आपको, कि एग्जाम में आप किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, चाहे वो भीष्म हॉस्पिटल करके आपसे पूछ ले, चाहे ऑप्शन में आरोग्य मैत्री क्यूब करके पूछ ले, तो आपको पता रहे कि चीज क्या है और आप क्वेश्चन गलत न करो। और अगर ऐसा कंफ्यूजन है न्यूज में तो एग्जामिनर दोनों आपको ऑप्शन में साथ नहीं देगा। ये भी आपके माइंड में चल रहा हो तो मैं ये भी क्लियर कर दूं अभी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और नाम भी अभी न्यूज में थे, वो भी हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। अभी इसी में का एक प्रश्न एग्जाम में आया था, सीडीएस एग्जाम में आया था, मैं आपको बताता हूँ क्या। पहले अगर बात करते हैं समर क्या है, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं समर क्या है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। इसी तरह से वशारोध भी हमने पढ़ा था, ये शॉर्ट रेंज, बड़ी कम दूरी का एक एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। स्मार्ट क्या है, ये एक टॉर्पिडो है। टॉर्पिडो क्या होता है, सबमरीन को नष्ट करने वाली एक मिसाइल है जो कि पानी के अंदर चलती है। और उग्रम क्या है, ये उग्रम ही अभी एग्जाम में आया था जो मैं आपको बता रहा हूँ सीडीएस के एग्जाम में, ये असॉल्ट राइफल है। प्रचंड क्या है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू विमान है। इराह क्या है, ये पहली एआई फिल्म है। देविका, ये हमारा एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और विक्टोरिया शी, ये पहली एआई स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, जिसको लॉन्च किया था यूक्रेन ने। प्रबल क्या है, लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। और लीसा पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर है। बताओ इसको किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया था, ये मेरा प्रश्न है आपसे। और आइरिस की बात करें तो ये पहली एआई टीचर है। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और गाइज, एक बात बताना भूल गया मैं, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करें आप लोग। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। तो अपने इस क्रैक एग्जाम चैनल को सपोर्ट करें। इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, तो प्लीज एक बार वहां पे शेयर जरूर करना मेरे दोस्त। क्योंकि जब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो आपके लिए मेहनत करने में मुझे और मजा आता है। और जब मेहनत करने में मजा आ जाए तो फिर तो है मजे ही मजे। अच्छा, इसी तरह से अस्पताल की बात हुई है, हॉस्पिटल की बात हुई है, तो ये 3 प्रश्न आपके लिए रखे मैंने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपने परिसर में, अपने प्रीमिसेस के अंदर फायर स्टेशन खोलने वाला पहला भारतीय अस्पताल एम्स दिल्ली है। पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल ये कहाँ पे खुला, असम में। और देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ के सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ सुविधा फ्री में होती है। उसके अलावा ये बताओ कि देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहाँ के सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ सुविधा फ्री में मिलती है। तो आंसर होगा गोवा। और ये अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर यानी कि वन उपचार केंद्र ये कहाँ पे खुला था, बताना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी नासा ने अपने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया, तो आंसर होगा डेविन साल्वागनिनी। तो अभी नासा ने, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं बिल नेल्सन। अभी उन्होंने ही अपने पहले चीफ एआई अधिकारी के रूप में डेविड साल्वागनिनी को नियुक्त किया है। तो बस इतनी सी वन लाइनर न्यूज है, अपॉइंटमेंट की ध्यान में रखना। बाकी नासा के बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना तभी होती है जब डीआरडीओ की स्थापना होती है, तो दोनों एक साथ याद हो जाएगा। 1958 में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में, और इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हमने देखा बिल नेल्सन है।
अच्छा, ऑप्शन पे देखो जरा। जॉन स्वाइनी की बात करें, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने थे। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने और लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने थे। ये भी अभी 2024 के ही अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो आंसर होगा गेंडा। इस रिपोर्ट को मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझ में आएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। रिपोर्ट का नाम क्या है? विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, यानी कि वो इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। बात करें इसको जारी किसने किया, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। इस बार इस रिपोर्ट का ये तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण आपको बता दूं 2016 में आया था, दूसरा संस्करण 2020 में आया था। तो आप कह सकते हो 4-4 साल में आ रहा है, और अब ये तीसरा संस्करण 2024 में आया। क्या बताया गया इस रिपोर्ट में? बात करें, इसमें बताया कि भैया जो एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है जो कि साइट्स में लिस्टेड है, साइट्स में बताऊंगा अभी क्या होता है, लेकिन अभी ध्यान से सुनो कि जो एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हैं जो कि साइट्स में लिस्टेड है, और साइट्स में उन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को शामिल किया जाता है जो कि खतरे में है, विलुप्त होने के कगार पर है, और उसमें जो स्पीशीज लिस्टेड होती हैं उनका ट्रेड, उनका व्यापार नहीं किया जा सकता। तो इस लिस्ट में यही बताया कि ऐसे वन्य जीवों का भी व्यापार किया जा रहा है इल्लीगल तरीके से, जो कि साइट्स में लिस्टेड हैं। और उन वन्य जीवों में भी सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है गेंडों का, या कहूं कि जो एक सिंग वाले गेंडे होते हैं, उनका जो सिंग होता है, जो हॉर्न होता है उसका। उसके बाद पेंगोलिन का जो स्केल होता है। विश्व पेंगोलिन दिवस मनाते हैं ना हम, बताइए कमेंट बॉक्स में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। तब मैंने आपको बताया था, चित्र भी दिखाया था, उसका स्केल होता है इस तरह का। फिर से आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये चाइना वाले बड़ा खाते हैं बेचारे को। और तीसरे नंबर पे जो हाथी के दांत होते हैं उनका। वहीं पेड़ पौधों के मामलों में भी इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें कहा सबसे ज्यादा देवदार का जो वृक्ष है उसका इल्लीगल तरीके से ट्रेड हुआ है। और इन्होंने ये जो डेटा जारी किया है ये 2015 से लेकर 2021 के बीच का है। रिपोर्ट समझ में आ गई आपको? अब मैंने आपको यहाँ पे साइट्स के बारे में बताया था कि साइट्स में जो लिस्टेड स्पीशीज होती हैं उनका ट्रेड नहीं किया जाता, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। तो साइट्स की फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो क्या होती है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ था, जो साइन हुआ था, वो 184 सदस्यों के बीच में हुआ था, जिसमें 183 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। इनके बीच में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था, ये सिग्नेचर हुआ था कि भैया इसमें जो प्रजातियां हम लिस्ट करेंगे उनका इंटरनेशनल ट्रेड नहीं किया जा सकेगा। तो मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बता दिया, रिपोर्ट का नाम क्या है, कौन जारी करता है ये बता दिया, क्या इसमें बताया जाता है वो बता दिया, और इसमें जो रैंकिंग आई, रैंकिंग नहीं कहूंगा, जो इन्होंने लिस्ट जारी की है कि भाई सबसे ज्यादा इसका ट्रेड हुआ, फिर इसका, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पिक्सेल प्ले, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। पिक्सेल प्ले ये है क्या? ये भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। इसे लॉन्च किया HDFC बैंक ने वीजा के साथ मिलकर के। इसके 2 वेरिएंट हैं, पिक्सेल प्ले और पिक्सेल गो। तो हमने कहा ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, तो ये किसी मोबाइल एप्लीकेशन में शो होगा। भाई फिजिकल नहीं होगा तो वर्चुअल है, तो किसी मोबाइल एप्लीकेशन में शो आप करेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं। तो कौन सी एप्लीकेशन है वो भी ध्यान रखना, पेजेड ऐप। और ये पेजेड ऐप ये HDFC बैंक का ही एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है। तो देखो यहां से भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि HDFC बैंक का एक ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या है? पेजेड ऐप। इसी तरह से एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा था अभी, बैंक ऑफ बड़ौदा का है BOB वर्ल्ड। क्यों न्यूज में था? क्योंकि RBI ने अभी इस पे बैन लगा दिया था। वैसे फिर मैंने आपको बता दिया कि इस पे बैन हटा दिया गया है, लेकिन न्यूज में तो था। तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं जो न्यूज में होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ जो कहीं ना कहीं बैंकिंग से ही संबंधित हैं। जैसे कि एक तो ये याद रखना, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक ही। अभी लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बना था? HDFC बैंक। और UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक ये पेटीएम पेमेंट बैंक है। वैसे तो RBI ने इस पे बैन लगा दिया है, लेकिन प्रश्न तो बनेगा फिर भी। और फिर पूछ रहे हैं पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य, तो आंसर होगा केरल है। रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था किसने? HSBC बैंक ने। आपको याद है भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया था किसने? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने।
और पूछूं भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? एक्सिस बैंक ने। देखो HDFC बैंक की बात हो रही है तो उसके भी स्टैटिक देखेंगे। इसकी स्थापना होती है 1994 में। मुंबई में हेडक्वार्टर और CEO शशिधर जगदीशन है। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शबाना आजमी को। आप जानते हैं प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं शबाना आजमी, जिन्हें उनकी सिनेमा जगत में उनके योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। उन्हें यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म महोत्सव के दौरान ये सम्मान मिला है, तो इनका नाम ध्यान रखना। इसी तरह से वहीदा रहमान का नाम याद होगा, अभी 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको मिला था। और अमिताभ बच्चन तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी इनको मिला। और आशा पारेख इनको 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत ये राफा शहर में हुई है। आपसे पूछ रहे हैं राफा शहर ये कहां पर है? तो आंसर होगा गाजा में। गाजा के बारे में आप सभी ने सुना होगा, गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ था। गाजा ये एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है और इस पर हमास का शासन है, जो समय समय पर इजराइल में हमला करता रहता है। और अभी फिलिस्तीनी एक और कारण से चर्चा में थे, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनने के लिए भी वोटिंग हुई थी। भारत ने भी उसके पक्ष में वोट दिया था, पर आपको याद होगा अमेरिका ने वीटो लगा दिया था, जिसका इस्तेमाल करके उसने मना कर दिया था। पर अभी हमारे लिए एक दुखद घटना ये हो गई कि गाजा में जो राफा नामक स्थान है वहां पर हमारे पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे रिटायर्ड कर्नल वैभव अनिल काले, उनके वाहन पर वहां पे हमला हुआ, जिसके बाद उनका निधन हो गया। अब आप सोचोगे ये क्या कर रहे थे वहां पे जब रिटायर्ड हैं? तो ये वहां पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ सदस्य के रूप में कार्यरत थे। बाद में अगर बात करोगे तो ये बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से, तो इनका नाम ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका उत्तर देंगे आप लोग। बड़ा सिंपल प्रश्न है कि इजराइल से जब ये युद्ध हो रहा था, इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो आंसर होगा मणिका बत्रा। तो विश्व महिला टेबल टेनिस की इंडिविजुअल रैंकिंग में टॉप 25 में आने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। नाम है इनका मणिका बत्रा। कितनी रैंक हो गई है इनकी? अभी 24 नंबर पे आ गई है ये। और वहीं अगर युगल में बात करें, यानी कि जोड़ी में बात करें, डबल्स में बात करें, तो इनकी रैंक 4th है। और डबल्स में ये किसके साथ हैं? अर्चना कामत और मणिका बत्रा की डबल्स की हम जोड़ी की बात कर रहे हैं। तो डबल्स में अर्चना कामत के साथ ये 4th रैंक पर हैं और इंडिविजुअल्स में यानी कि एकल रैंकिंग में ये 24th नंबर पर है। मणिका बत्रा से एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं कि 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिल चुका है। और इसी तरह से एक और टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल, इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। वैसे शरद कमल का नाम अभी एक और कारण से न्यूज में है। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो उद्घाटन समारोह है, ओपनिंग सेरेमनी, उसमें फ्लैग बियरर हैं, ये ध्वजवाहक बने हैं। वैसे आप जानते हो 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला? चलो ये भी आप ही बता दो। बैडमिंटन प्लेयर्स की जोड़ी है वो, उनके नाम बताओ। बाकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली भी पहली भारतीय कौन बनी थी? ये भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से। उनका नाम वीटा दानी है। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना होती 1926 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। और इसकी भी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है वो, उनका नाम है मेघना अहलावत। इनका नाम भी मैं आपको कई बार बताया हूँ पहले, जब भी हम पहली महिलाओं की चर्चा करते थे। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा और कौन कौन है आप में से जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 16 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, आईसीसी ने किसे अप्रैल महीने के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? हेले मैथ्यू को, ये वेस्ट इंडीज की हैं। फिर पूछ रहे, चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है नासा ने। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कितनी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 3। तीनों के नाम याद रखना, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोकलोकन। फिर पूछ रहे हैं, एलिस मुनरो का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? लिटरेचर में मिला था। और ईरान ने अभी शाहिद
बेहश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल का एग्रीमेंट किया भारत के साथ में? भारत सरकार ने किस देश को बाढ़ से निपटने के लिए 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो आंसर होगा केन्या। और अभी रिपोर्ट आई उसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेडिंग पार्टनर बन गया चाइना। फिर पूछ रहे पहली बार कहाँ पे भारत पर्व का आयोजन किया गया? फ्रांस में। और आखिरी प्रश्न पूछा कि अभी देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली आंसर होगा। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। अच्छा, कल का होमवर्क प्रश्न तो देना भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न। और कई बार क्या होता है, होमवर्क प्रश्न देना भूल जाते हैं, तो चिंता मत किया करो, क्योंकि सेशन के बीच में मैं कई सारे प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो उनके उत्तर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स को अगर उत्तर नहीं आता ना, तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर देख सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन उत्तर देते हैं, तो आप उनके आंसर रीड करके भी बहुत कुछ सीख सकते हो। चलो अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।